मैं आज कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जैसे ही कोई टॉपिक पूरा होता है उसके बाद कुछ प्रश्नों से अभ्यास करवाऊँगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके आंकलन के लिए नहीं है कि आपको कितना आता है इस अर्थ में, पर वो उसका आंकलन आप कीजिए। मैं जो टेस्ट लेता हूँ तो उसमें मैं दोबारा से कोई चीज़ रह गई है उस पर प्रकाश डालने के लिए या दोहराई कराने के लिए टेस्ट लेता हूँ, केवल आंकलन के लिए नहीं। हाँ, आप अपना आंकलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि मेरे इतने प्रश्नों में से कितने सही हुए। आज मैं 45-50 प्रश्न हल करवाऊँगा, तो आप बने रहें, देखते रहें। और हाँ, एक बात और बताऊँ, ये प्रश्न आपके तभी काम के हैं जब आपने वो मेरा वीडियो देखकर ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने थोड़ा सा भाषा के बारे में बताया है और फिर मैंने वर्णों का विभाजन बताया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से करते हैं, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य, और कुछ वर्णों के जो स्पेशल नाम है, विशेष नाम है, उनके बारे में प्रकाश डाला था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो ये प्रश्न आपके काम के नहीं है। पहले वो वीडियो देखिए आप, उन वीडियो का मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, आप उस लिंक पर जाकर पहले वो वीडियो देखें। और हाँ, मैं इन प्रश्नों की एक पोस्ट डालता हूँ, आप पहले या तो उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए, और फिर आप उनके उत्तर एक रफ पेज पर लिखिए प्रत्येक प्रश्न के, और फिर मैं करवाना शुरू करता हूँ। तो देखिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। फोटोकॉपी की सुविधा नहीं है तो ये मैं प्रश्न धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप वीडियो रोक रोक कर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक पेज पर लिख लीजिए, और फिर मैं इनको बताना शुरू करता हूँ, तो आप अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। तो लीजिए चलते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले मैं यहाँ थोड़ा बता दूँ, ये आपको सही नहीं दिख रहे होंगे या कम दिख रहे होंगे या धुंधले दिख रहे होंगे, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। जैसी सुविधा है उसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं तो। हाँ, अगर कोई यहाँ सफाई से दिख नहीं रहा तो मैंने इन प्रश्नों की जो पोस्ट डाल दी है या पहले जो डाल दिया है उसके आधार पर आपने समझ लिया होगा। ये थोड़े समझ में नहीं आ रहे तो मैं बोल दूंगा, तो बोलते समय आप समझ लेना कि कौन सा शब्द क्या लिखा पड़ा है। तो देखें, पहला प्रश्न है, भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? भाषा का सबसे छोटा रूप पूछ रहे वो, तो यहाँ भूल न करें, वर्ण न कर दें। वर्ण तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वो कह रहे हैं भाषा का रूप, तो बोली है, बोली, ये बोली ही, भाषा और बोली एक ही है। जैसे कहते हैं ना, बिल्ली और बिल्ली का बच्चा एक जैसा होता है, हाथी और हाथी का बच्चा एक जैसा होता है, उनका रूप एक जैसा ही होता है ना। तो बोली और भाषा एक ही है, बोली छोटा रूप है, बोली ही विकसित होकर भाषा बनती है। तो इसका ऑप्शन आ गया सही। अगर आपका सही हुआ है तो आप 1 अंक दे सकते हैं, और अगर और कुछ कर दिया, वर्ण कर दिया, तो आप इसको गलत मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब आइए वो बात, छोटी इकाई, तो इसमें वर्ण होता है। यहाँ ध्वनि भी दे रखा है, थोड़ा गौर करें, जल्दबाजी में उत्तर न लिखें, यहाँ ध्वनि भी दे रखा है।
तो इसने दे दिया उक्त दोनों। हाँ, ये ऑप्शन सही होगा अगर आपने सह किया है तो। और यहाँ भ्रमित करने के लिए अक्षर भी उसने लिखा है, और मैंने वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, इनके बारे में बता दिया है। मेरी वीडियो देख लें आप, यहाँ लिंक में दे रखे हैं नीचे। थोड़ा सा बता दूं, भाषा के दो रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ठीक है ना। कुछ लोग सांकेतिक भाषा को भी भाषा कहते हैं, है ना, लेकिन नहीं, भाषा विज्ञान जो ग्रंथ है वो सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मानता, क्योंकि भाषा में दो तीन मोटे मोटे गुण होने चाहिए। एक तो भाषा जो है वो विचारों की वाहिका होनी चाहिए, दूसरा भाषा जो है वो वर्णनात्मक होती है, तीसरा भाषा लिपिबद्ध हो सकती है, चौथा भाषा विश्लेषणीय होती है, ठीक है। तो इस आधार पर देखें तो सांकेतिक भाषा को भाषा विज्ञान भाषा नहीं मानता, ठीक है। तो भाषा बोलने के भी काम आती है और लिखने के भी काम आती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अगर मौखिक भाषा की बात करते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, ठीक है। और ध्वनि का ही जो लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है। जैसे क ये ध्वनि थी और ये वर्ण है, प ये ध्वनि थी जो आपके कान में आई, प, और ये वर्ण है, यानी ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण होता है। यानी अगर मौखिक भाषा की बात करें तो लघुत्तम इकाई ध्वनि है, और लिखित भाषा की बात करें तो लघुत्तम इकाई वर्ण है, ठीक है। अब रहेगी बात अक्षर। एक ही श्वास के साथ या एक ही आघात के साथ उच्चरित हो जाते हैं वो, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण वो दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो स्वरों में तो ए, आ, ई, उ, और व्यंजन में ये बिना स्वरों के हलंत वाले जो अधूरे होते हैं, ये दोनों मिलाकर वर्ण होते हैं। अब इनमें अगर स्वर जोड़ देते हैं, क पूरा हो गया, का, की, पे, पू, ये सारे के सारे अक्षर बन जाते हैं, अक्षर। और अक्षर एक ध्वनि एक साथ उच्चरित हुई उसको कहते हैं। तो यहाँ अगर इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो स्त्री भी एक अक्षर ही है, शब्द है पर ये अक्षर भी है। कई बार एक अक्षर शब्द हो सकता है और कई बार एक शब्द वाक्य हो सकता है, एक शब्द का ही वाक्य होता है। वैसे तो साधारण वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, लेकिन एक शब्द भी कई बार पूरा वाक्य होता है। कैसे? हम एप्लीकेशन लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, नीचे लिखते हैं ना धन्यवाद, तो धन्यवाद के आगे पूर्णविराम आता है। और पूर्णविराम कब आता है? जब वाक्य पूरा हो जाए। मतलब वाक्य पूरा कब होता है? जब एक बात पूरी हो जाए, एक भाव पूरा हो जाए। तो धन्यवाद भी अपने आप में एक शब्द होते हुए भी वाक्य है। उसका मतलब है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक सिंपल तरीके से देखो, बैठो, तो बैठो ये एक शब्द है फिर भी वाक्य है। इसका मतलब है अब आप बैठ जाइए। तो मैंने सारे भाव को समेट कर एक शब्द में व्यक्त कर दिया, उठो, मतलब अब आप उठ जाइए। तो उठो, बैठो, ये एक एक शब्द भी एक एक वाक्य का काम करते हैं। समझ आई बात? तो वैसे ही स्त्री एक अक्षर भी है। अक्षर में एक तो ध्वनि होती है, समझ में आई बात? और वर्ण है वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो यहाँ का है तो कै और आ हो गया। आ ने इसकी आवाज़ पूरी की है, ध्वनि दी इसको का, तो ये एक अक्षर है। समझ आई बात? अक्षर टूट सकते हैं व्यंजन और स्वर में, ठीक है ना? समझ आई बात? अब चलते हैं, ये आपने अक्षर के चक्कर में नहीं पढ़ना। उक्त दोनों भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण और ध्वनि। अब है भाषा की आधारभूत इकाई जिससे भाषा का स्वरूप स्पष्ट होता हो। भाषा का स्वरूप स्पष्ट होता हो। अब मैं बोलूँ पी, तो कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, हिंदी या अंग्रेजी? पी, आप कहोगे अंग्रेजी, है ना? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ पी। पी क्यों नहीं रहा? पी तो पी ले भी, पी क्यों नहीं रहा? शराब नहीं, दूध। तो क्या पता मैं ये बोल रहा हूँ या ये कहने का मतलब ये है कि जो छोटी ध्वनि है उससे भाषा का रूप सामने नहीं आता और शब्द से भी नहीं आता, ठीक है ना? तो वाक्य है जिससे भाषा का रूप सामने आ जाता है। पूरा सेंटेंस बोलने के बाद पता लगता है कि वो इंग्लिश बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है या कोई और भाषा बोल रहा है। तो भाषा की आधारभूत इकाई जिससे भाषा का स्वरूप स्पष्ट होता है वो वाक्य कहलाता है, ठीक है? यहाँ देखें वर्ण, शब्द, पद, तो वाक्य। और शब्द और पद जो है वो मैंने बताए हुए हैं। कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो पद बन जाता है, मतलब विभक्ति सहित शब्द ही पद कहलाता है। और विभक्ति सहित शब्द कब आता है? जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए। का, के, ने, में पर ये विभक्तियाँ कब आती है? वाक्य में तो आती है ना।
तो दो परिभाषा हो गई पद की। या तो यूं कहो कि विभक्ति सहित शब्द ही पद है, या यूं कहो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो पद बन जाता है। समझ आई बात? अब आगे देखो, विभक्ति सहित शब्द को कहते हैं, आ गया प्रश्न, पद कहते हैं। ब उत्तर है इसका। अगर आपने ब किया है तो एक अंक जोड़ लीजिए, धीरे धीरे आप अपना आंकलन कीजिए, कितने नंबर आए हैं बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके टुकड़े नहीं हो सकते? वर्ण के, ध्वनि के, उक्त दोनों के, अक्षर के। अक्षर के तो तोड़ सकते हैं, अक्षरों को तो इसमें इसको या पू को या पो को या को तोड़ सकते हैं स्वर और व्यंजन में, है ना, इसको छोड़ो। तो उक्त दोनों ध्वनि और वर्ण ये लघुत्तम इकाई है, ठीक है ना, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। तो स उत्तर है इसका। आगे देखें, लो कैसा वर्ण है? संघर्षी, प्रकंपित, पार्श्विक, कोई नहीं। तो इसके लिए एक बार मैं पोस्ट डाल देता हूं, वो देख लीजिए। या तो आपने मैं 3-4 वीडियो बनाए वो आपने देख लिए होंगे, तो उस हिसाब से आप समझ गए कि पार्श्विक है ये। मैंने यूं समझाया था कि ल जब बोलते हैं तो जीभ का अग्र भाग दांतों के मसूड़ों के यहाँ चिपक जाता है और साइड से, बगल से, पार्श्व, पिछवाड़ा, साइड, पीछे से, बगल से, तो आवाज़ आती है ले, यहाँ से स्वर आता है पीछे से, ठीक है ना। तो पार्श्विक बताया था मैंने ले को। समझ में आई बात? सही है इसका। आगे देखिए 7वां प्रश्न, वे, ये यहाँ नुक्ता है, उर्दू भाषा से ये लिया गया है, ठीक है ना। और उर्दू भाषा के जो नुक्ते वाले लिए गए हैं आजकल प्रचलन में आ गए, बिना नुक्तों के भी उनका प्रयोग कर सकते हैं या करने लग गए हैं। लेकिन अगर जहाँ अर्थ स्पष्ट करना हो तब नुक्ता लगाना जरूरी हो जाता है। जैसे जरा और जरा बताया था मैंने, ये तो हिंदी का है, जरा, जय, यहाँ से आवाज़ आएगी तालु से, जरा। और ये जरा, जरा या ना थोड़ा, जरा सा नमक देना, थोड़ा सा नमक देना, तो ये नुक्ता लगाना पड़ेगा, तब इसका अर्थ दूसरा आएगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थल है दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालु, कोई नहीं। तो वह जो है वो मैंने बताया था आपको दंतोष्ठ में, कंठ से तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, वह कंठ से नहीं आता। दांतों वो यूं आवाज़ आती है इसकी, यहाँ से दांतों से थोड़ा, और साथ में ओष्ठ है तो ये आएगा इसका। कंठ से तो आ ही नहीं सकता, इससे नहीं आ सकता, इससे नहीं आ सकता, कोई नहीं, तो ये है। 8वां प्रश्न इधर देखें आप, सभी स्वर हैं, सभी स्वर ए आ ई उ ये सारे स्वर 11, ये क्या है? घोष है, ए घोष है, महाप्राण है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये घोष है। घोष और ए घोष मैंने बताया था जिन वर्णों को बोलते समय स्वर तंत्रियां झंकृत हो, एक नाद सौंदर्य पैदा होता हो, एक अनुगूंज सी पैदा होती हो, उसको घोष कहते हैं। और दूसरों को जिनमें नाद सौंदर्य नहीं उत्पन्न होता उनको ए घोष कहते हैं। और मैंने याद करने का एक तरीका बताया था कि जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन वाले कह रहा हूँ एक बार मैं, तो क ख च छ ट ठ त थ प फ ये वाले ए घोष में आते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा ग घ ङ ज झ य, ये तीसरे, चौथे, पांचवें ये घोष में आते हैं, ठीक है। घोष को ही सह घोष कहते हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूँ वीडियो में, आप चाहें तो वो वीडियो नीचे लिंक में देख लें, तभी इनका आनंद आएगा, तभी ये दिमाग में बैठेंगे। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो इसका ए उत्तर था। स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्शी वर्ण वर्गीय विभाजन में आते हैं, जो क से लेकर मैं तक होते हैं, बताया हुआ है मेरा। जहाँ से प्राणवायु स्पर्श होकर के और उन अक्षरों का उच्चारण करती है तो वो स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं। क से मैं तक, कंठ है, तालु, वो वाले, तो वो 5 बार करें तो 25 होते हैं, ठीक है। इसका उत्तर स है, ठीक है। फिर अनुस्वार विसर्ग है, अर्धस्वर, अंतस्थ, अयोगवाह, आगत वर्ण। तो अनुस्वार और विसर्ग,
अनुस्वार मतलब ये बिंदु और विसर्ग मतलब ये दोनों क्या है, इनको अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ना ही तो ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है, ये दोनों में योग नहीं देते। अयोगवाह अलग से नाम रखा हुआ है इनका, ठीक है। अर्ध स्वर तो ये होते नहीं। मैंने आपको बताया ना वर्गीय विभाजन में, पहला तो बताया था वर्गीय विभाजन कैसे मैं तक, फिर य र ल व ये बताए थे मैंने अंतस्थ, और अंतस्थ में ही रे को मैंने लुंठित प्रकंपित बताया था रे को, और ले को मैंने बताया था पार्श्विक वर्ण, ठीक है। और उसके अलावा ये और वे बच गए थे, वो मैंने कहा था अर्ध स्वर में आते हैं, तो ये और वे अर्ध स्वर में आते हैं, ठीक है ना। और अंतस्थ कौन से होते हैं, ये रे ले वही होते हैं, ठीक है। आगत वर्ण जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, तो यहाँ इनका उत्तर आपका अयोगवा निकल गया। इसको अनुस्वार और विसर्ग ना कहें, सीधे ही प्रश्न यूं बना दे अयोगवा वर्ण कौन से हैं, तो यही है, ठीक है। अंग अह ये अयोगवा है, ठीक है। ड़ ढ ये तो उत्क्षिप्त वर्ण है, ठीक है, ताड़न जात वर्ण भी बोलते हैं इनको। और ये अनुस्वार, ये अनुनासिक और ये आगत ध्वनि है, ठीक है। अब है पंचमाक्षर कहलाते हैं। पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग के पंचम, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ङ य ण न म, ये पंचम अक्षर ये क्या है, नासिकीय है। बिल्कुल मैंने बताया था पांचों को नासिकीय वर्ण भी कहते हैं। नासिकीय, थोड़ा आगे और देख ले, घोष वर्ण, हाँ ये घोष वर्ण भी है, ठीक है ना। घोष वर्ण में कौन कौन से बताए थे मैंने, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, यही तो बताए थे ना। साथ में सारे जो स्वर है ऐसे 11 के 11, वो ए आ ई, वो सारे भी घोष ही होते हैं। और ये रे ल वो भी घोष ही होते हैं, समझ यही बात है, घोष में इतने होते हैं। फिर है अल्प प्राण, हाँ पंचमाक्षर अल्प प्राण भी होते हैं। महाप्राण और अल्प प्राण मैंने समझाया था। अल्प प्राण में एक लोकल तरीका बताया था मैंने, जिन वर्णों को लिखते समय एच आ गया था वो महाप्राण हो जाते हैं, एच नहीं आता वो अल्प प्राण होते हैं। जैसे के तो के से लिखते हैं, ख के एच से लिखते हैं तो ख महाप्राण हो गया। उसी प्रकार पे पी से लिखते हैं, पी एच फे तो फे महाप्राण हो गया, ठीक है ना। एच है की आवाज़ करता है और है में प्राणवायु ज़्यादा निकलती है तो वो महाप्राण होता है, बताया हुआ है मैंने वीडियो में, ठीक है। तो ये तीनों ही हो गए इसमें। पंचमाक्षर नासिके भी कहलाते हैं, घोषवर्ण भी होते हैं, अल्पप्राण भी होते हैं, तो इसका उत्तर हो गया दे, उपयुक्त सभी। अब 13वां प्रश्न देखें, ह्रस्व में कितने वर्ण हैं। एक तो वर्ण होते हैं ह्रस्व और दीर्घ, लघु और गुरु, समझ गए। ये उसकी बात नहीं कर रहा, ये इसको इन्वर्टेड कोमा में लिख के, यानी ये इस शब्द की ही बात कर रहा है। ह्रस्व इस शब्द में कितने वर्ण हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, यहां मैं बताता हूं थोड़ा सा, मैं इसको मिटो देता हूं एक बार। ये शब्द है ह्रस्व, इसमें वर्ण छांटने कितने, तो ये देखो है आधा, आगे रे है और फिर आधा से है और फिर वे है। जब हलंत होता है तो उसको हटाकर आगे वाला पैर में डालते हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। जैसे आधा दे ना ये, तो इसको पैर में डाल देंगे, दह धनुष को युद्ध, ऐसे। ये मैंने रैफ सिद्धांत के तहत बताए हुए हैं, इसका भी मैं लिंक डाल देता हूँ नीचे वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप। तो यहाँ आधा है। अब ये जो है इसमें और देखो, रे में पूरा है रे, तो इसके साथ ए आएगा, है आधा, इसके साथ कोई स्वर नहीं है, रे आधा, इसके साथ ए है। अगर ए नहीं होता तो मैंने बताया हुआ है रे ऊपर जाता है, जैसे मर्द, जो रे ऊपर जा रहा है वो आधा है, आधा अक्षर हमेशा ऊपर जाता है, रे की बात कर रहा हूँ मैं। अब रही बात से, तो इसके साथ कोई स्वर नहीं है, ठीक है, और वे के साथ ए है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका उत्तर हो गया दे में पड़े 6, ठीक है। एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसमें वर्णों का विश्लेषण कैसे करते हैं वो बताऊँगा, प्रत्येक वर्ण का। हालांकि मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, पर आप क्या के पीछे जाकर देखते नहीं हैं, तो मैं दोबारा बना दूंगा एक वीडियो
उसमें दो चीज़ साथ लेकर चलूँगा। एक तो शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढें वो, और दूसरा वर्णों का जो विश्लेषण है वो, किस शब्द में कितने वर्ण हैं, और उसी के आधार पर शब्दकोश में डिक्शनरी में शब्द ढूंढे जाते हैं। तो दोबारा बता दूंगा और उनको भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, अनुस्वार अनुनासिक उनका देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में जाकर आप शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढें उनको देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है अलग अलग, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आगे देखिए कंठ्य वर्ण कौन सा है, कंठ्य जिनकी आवाज़ कंठ से आती है। तो यहाँ देखिए य, हालांकि कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य ये वर्गीय विभाजन में आते हैं कैसे मैं तक, लेकिन नीचे वाले जो अंतस्थ होते हैं ये रेलवे, मैंने उनका भी वर्गीय विभाजन किया था, है ना। भले वो उतना स्पर्श नहीं कर पाते पर है तो व्यंजन ना, थोड़ा बहुत तो स्पर्श करेंगे ना, उसी आधार पर उनका वर्गीय विभाजन किया था। तो मैंने कहा था ऊपर वाला कै छोड़ दो, कै में कोई अंतस्थ नहीं आता, ये रेलवे दूसरे से शुरू होता है, यानी कंठ के बाद कहता है तालु। तो तालु वर्ग में आप ये वर्ण लिख दीजिए, ऐसा करके मैंने आपको बताया था। तो ये तालु है, ठीक है। वो कंठे पूछ रहे हैं तो ये तो है नहीं, फिर है ये कंठे है, कंठे मैंने कहा था ना काकुल वर्ण अंदर कंठ के अंदर काकुल होता है ना, तो है कंठे है। ई कंठे नहीं है, ई तालु में बताया था मैंने, समझ आई बात है। और इनमें से कोई नहीं, यही नहीं हमारा उत्तर आ गया, है कंठे है। फिर है तालु वर्ण कौन सा है, तालु वर्ण में देखिए आप थोड़ा गौर करें, यहाँ ई और ई, हाँ ये तालु वर्ण है। मैंने स्वरों को भी वर्गीय विभाजन में बांटा था, ठीक है। तो ए आ को मैंने कंठे बताया था, ये आपको बताया था मैंने तालु में, तो ये तो तालु है। अब यहाँ देखिए ये और छः, तो ये अगर नहीं पता लग रहा, हालांकि ये तालु ये भी बताया मैंने, लेकिन छः देख लीजिए आप, छः मैंने कहा था चे चिपकना, चे छे जे ये चे वर्ग जो है वो तालु ही है, ठीक है ना। तो छः तालु है, तो तालु के साथ ये दे रखा है, ये भी तालु है। फिर अगर इसके साथ ये तालु है तो ये तो यहाँ भी है, और ये शय मैंने कहा था तीनों शय तालु में आएगा, एक शय तो शम नहीं आती वो वाला, फिर षटकोण वाला मूर्धन्य में आएगा, और शय स्कूल शय बड़ा शय तीसरा शय जिसको बोलते हैं वो आपके दंते में आएगा। तो ये सारे के सारे हैं जो तालु वर्ण हैं, ठीक है। मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, मूर्धन्य आपको पता है ट ठ ड ढ, जीभ अंदर से मुड़कर आती है मूर्धा से, मुंह का जो ऊपर का खोखला भाग है वो मूर्धा है, ट ठ ड मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धन्य वर्ण में ट ठ ये पड़ा है ना, लेकिन मैंने कहा था ट ठ के साथ षटकोण वाला श आएगा, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि ये भी मूर्धन्य तो ये भी मूर्धन्य, तो इधर मूर्धन्य आ गया, ये भी मूर्धन्य आ गया, और री ये भी ऊपर से जीभ पलट के आती है। तो कहने का मतलब ये सारे ही हैं जो मूर्धन्य में हैं, ठीक है। फिर है दंत्य वर्ण, दंत्य में तीनों से दे रखे हैं, तो तीनों में देखो आप शर्म नहीं आती, ये तो तालु है, और ये मूर्धन्य अभी बताया मैंने, षटकोण टे के साथ कष्ट मैंने कहा था ना, टे ठे डे इनके साथ ये शे आता है ज़्यादातर षटकोण वाला, सुन यही बात है। तो क्यों आता है, क्योंकि ये मूर्धन्य है, टे ठे मूर्धन्य है तो ये भी मूर्धन्य है, सुन यही बात है। ये मूर्धन्य है, ये तालु है, ये शय जो है ये आपके दंते है, और दंते ही पूछा है, तो आपका ये उत्तर हो गया, ठीक है। री ऋषि तो मूर्धन्य है, मैंने कहा था ना जहाँ से रे आता है वहीं से री आता है, तो रे मूर्धन्य है तो री भी मूर्धन्य है, ठीक है। अब रे देखो, रे कहलाता है उत्क्षिप्त, नहीं उत्क्षिप्त तो कहलाते हैं ये वाले जो आगत वर्ण ड़ ढ, ये वाले उत्क्षिप्त कहलाते हैं, ठीक है, ये तो नहीं है। फिर है प्रकंपित, हाँ रे प्रकंपित, और मैंने यूं याद किया था रे 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 रे, कुछ तो मैं जानबूझ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, रे रे जीभ में हल्का कंपन सा होता है, ठीक है ना, प्रकंपित। संघर्षी नहीं, हमारा उत्तर तो आ चुका है यहीं पर, प्रकंपित है रे, रे कभी संघर्षी नहीं होता। संघर्षी में कौन से होते हैं, चार बताए थे मैंने, श से और है, ये संघर्षी वर्ण होते हैं, ठीक है। फिर है पानी में कुल कितने अक्षर हैं, अक्षर पूछ रहा है, थोड़ा गौर करें, ठीक है ना। तो पानी दो ही अक्षर है इसमें, ठीक है।
और अगर यूं पूछ ले इसमें वर्ण कितने हैं, तो अक्षरों को तोड़ सकते हैं स्वर और व्यंजनों में, ठीक है ना। फिर इसमें 4 हो जाएंगे। तो जैसे जल है, जल में 4 वर्ण हैं, तो इसका स उत्तर होगा और इसका ए उत्तर होगा। अपने उत्तर जांच करते रहें साथ साथ में। स्त्री में कितने अक्षर हैं? अक्षर एक ही है। मैंने कहा था ना कि एक ही आघात के साथ उच्चरित हो जाए एक साथ, तो वो अक्षर होता है। अक्षर में एक स्वर आएगा और व्यंजन 1 या 2 या 3 हो सकते हैं। तो यहाँ स्वर एक ही है, तो आधा से, आधा ते, आधा रे, ठीक है, और फिर बड़ी ई है, तो 3 तो आगे व्यंजन और 1 स्वर आ गया। तो उस अर्थ में देखें तो स्त्री क्या है? एक अक्षर ही है। तो यहाँ इसमें अक्षर एक ही है ये, ठीक है। कुछ प्रश्न और देखें, पहले मैं लिख लेता हूँ क्योंकि लिखते समय टाइम खराब होगा। द्वितीय वर्ण का प्रयोग किस में नहीं हुआ? पहली तो बात है द्वितीय वर्ण कौन से होते हैं? एक अक्षर आधा और एक पूरा, उनको बोलते हैं संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन, ठीक है। एक आधा और एक पूरा, उनको बोलते हैं संयुक्त। लेकिन जो आधा है वही पूरा हो सेम, तो उनको बोलते हैं द्वितीय। जैसे यहाँ देखो बताया हुआ है मेरा, एक तो मैंने लिख दिया उन्नति, ठीक है, एक मैंने लिख दिया अन्य। यहाँ देखो अगर एक आधा और एक पूरा है तो ये संयुक्त तो हो गया, ठीक है ना। ये आधा ये पूरा संयुक्त तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन अलग अलग है, एक आधा कोई और पूरा कोई, तो उनको बोलते हैं संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण, ठीक है। लेकिन जो आधा है वही पूरा हो, सेम हो, यानी 2 बार आए, उसको बोलते हैं द्वितीय। बस कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सेम डबल हो ना तब उसको द्वितीय बोल देते हैं, यानी संयुक्त ही होते हैं द्वितीय, ठीक है ना। पर वो सेम आ जाते हैं तो उनको द्वितीय कह देते हैं। इतनी सी बात है, समझ आई बात? ये था। एक बात मैंने ये बताई आपको कि अगर संयुक्त अक्षर जो होते हैं, संयुक्त वर्ण, अगर वो कोई आकार ले लेते हैं स्पेशल एक आकार ले लेते हैं एक वर्ण का, तो उनको संयुक्त व्यंजन कह देते हैं। जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, समझ आई बात? लेकिन आकार नहीं ले पाते तो उनको संयुक्त अक्षर ही कह देते हैं। कोई पूछे संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में कोई फर्क है क्या? ज़्यादा फर्क कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये संयुक्त व्यंजन है। क्या ये संयुक्त व्यंजन है जो एक आकार ले लेते हैं। अब कल्प, ये आधा ले और पे, ये एक आकार नहीं लेंगे, तो इनको संयुक्त व्यंजन ना कहकर संयुक्त अक्षर कह देंगे, ठीक है। ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ देखो द्वितीय वर्ण पूछ रहे हो, तो ये आधा ने, ये पूरा ने, ये है द्वितीय। उत्तर मिल गया अपना यहीं पर। आगे देखते हैं तो आधा श और ने अलग अलग है, तो ये द्वितीय नहीं है, संयुक्त जरूर है। फिर ये बत्ता, अब ये बत्ता जो है इसमें आधा तय पूरा तय, तो ये भी है। और उज्ज्वल में भी दोनों समान है, तो इसने कहा है द्वितीय कौन सा नहीं है, यूं कहा है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती है। नहीं है तो ये तो है, ठीक है ना। ये भी है, ये भी है। पूरे ऑप्शन ढंग से देखें और प्रश्न को गौर से समझा करें। कई बार पेपर में क्या होता है कि ऊपर लिखा होता है कौन सा नहीं है, और हम इस तरह की गलती कर बैठते हैं कि सबसे पहले देखा कि हाँ यही है, और घर पर आगे अरे नहीं पूछा था, तो ये अरे हमें हजारों से पीछे छोड़ देता है। तो यहाँ कंपटीशन में कोई एक्सक्यूज नहीं होता। तो सचेत होकर करें, सावधानी से करें, चीज़ को गहराई से समझें और फिर सारे ऑप्शन देखें। तसल्ली होने पर ही OMR शीट को काला करें, ठीक है। तो ये कह रहा है द्वितीय किस में नहीं है? उज्ज्वल में है, बत्ता में है, प्रसन्न में है और प्रश्न इसमें नहीं है। ये 2 देखो, इसको बोलेंगे प्रश्न, प्रश्न। ये है प्रसन्न, अलग अलग ध्वनि है, ठीक है। अब आओ आप यहाँ एक और चीज देख लें, बत्ता, भय, आधा तय और पूरा ता, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे लगाते नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लय जैसा दिखता है, लय जैसा भ्रम होता है। तो क्या क्या किया गया, यूं करके और थोड़ा सा यूं कर दिया गया,
तो इसको आधा तय मान लेते हैं ताकि वो लय की आकृति का ना दिखे। समझ में आई बात? जैसे महत्व, समझ में आ रही है क्या? आधा तय हो रही यहाँ, ठीक है। कई बार ये थोड़ा सा होता नहीं है और ऊपर दे देते हैं शुद्ध शब्द छांटे तो ये दिखता है तो हमको तो ये भी शुद्ध ही लगता है, ठीक है ना। तो ये बारीकियों की बातें हैं, थोड़ा गौर करें। कंपटीशन में छोटी सी बात भी हमें आगे निकाल सकती है और एक छोटी सी बात हमें हजारों से पीछे कर देती है। थोड़ा गंभीर होकर के पेपर दिया करें, छोटी छोटी बातों की जानकर रखा करें, ठीक है ना। बड़े बड़े टॉपिक रट के चले जाते हैं, संधि समास और एक छोटा सा प्रश्न मरवा देता है ना। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझ आई बात। एक बार क्लास में क्या हुआ, मैं उपसर्ग प्रत्यय करवा रहा था और एक क्लास में मैं लिंग वचन करवा रहा था। तो बच्चे कहते सर ये तो आते ही हैं, 12वीं क्लास के बच्चे थे, कि कोई स्टैंडर्ड का टॉपिक कराओ। मैंने कहा सारे स्टैंडर्ड के होते हैं। अगर संधि का एक प्रश्न सही हो गया तो आपको हजारों से आगे ले जाएगा, उपसर्ग का प्रश्न सही हो गया तो वो भी ले जाएगा, अगर गलत संधि वाला एक प्रश्न हो गया तो वो नीचे ले आएगा हजारों से, और उपसर्ग का गलत हो गया तो वो नीचे ले आएगा। तो कोई स्टैंडर्ड के टॉपिक नहीं है, सारे स्टैंडर्ड के हैं। छोटी से छोटी बारीकी की बातें भी हमें मतलब तैरा देती है, ठीक है, हमारा उद्धार कर देती है। तो सारी बातें समझें। अगला प्रश्न देखें, संयुक्त अक्षर का प्रयोग किस में हुआ है? संयुक्त अक्षर, ये तो द्वितीय था जो सेम, ठीक है। अब संयुक्त में सेम की जरूरत नहीं है। तो आधा क और तय, आधा व और यह व्यक्त, इसमें तो संयुक्त अक्षर है, ठीक है, इसमें भी है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये क्या लिख दिया, ये तो वर्णों में होता ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। ये है आधा दे और मैंने कहा था युद्ध, और मैंने कहा था ये अलंत हटाएंगे, ये पैर में डालेंगे, तो यहाँ इसको हटाएंगे तो मैं पैर में डालेंगे इसके, तो ये हो गया पद्म। ऐसे लिखते ना पद्म, पद्मासन छोड़ दे माँ देख मेरी दुर्दशा माँ। सरस्वती माँ की आरती है पद्मासन। पद्म होता है कमल, कमलासन, कमल पर विराजने वाली सरस्वती माँ, है ना। तो ये पद्म है, मतलब वो दे और पे है। तो इसमें भी है, ज्ञानी में तो है ही है। ये संयुक्त अक्षर दिख रहा है आपको, ये क्या होता है? ये होता है जय जग प्लस में ये, इसी का पांचवा, ये इससे याद रख लेना, ठीक है ना, जय और ये। समझ आई बात? तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो किस में है? सभी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन ये है, ये भी है, ये भी है, सभी आ गया। आप अपने सही गलत करते रहें, बाद में देखेंगे 45 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। यज्ञ का सही विश्लेषण क्या होगा? ये शब्दों का विश्लेषण एक बार और वीडियो बना दूंगा, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार देखें इसको, इनका विश्लेषण है, प्रत्येक अक्षर को अलग अलग करना है। तो यज्ञ में ये और गे सीधे जोड़ दिया इसने, तो ऐसे नहीं जुड़ता ये, ठीक है ना, ये विश्लेषण नहीं है, छोड़ो इसको। फिर ये आधा प्लस में ए, हाँ इसमें ये के साथ ए जुड़ा है, ठीक है। फिर इसने ये आधा और ए जोड़ दिया, लेकिन ये भी तो और टूट सकता है ना, इसका भी तो विश्लेषण हो सकता है ना, इसको भी छोड़ो एक बार। अब यहाँ आओ, ये आधा और ए, ठीक है। फिर गे को और तोड़ते हैं तो जे और ये अभी बताया था, है ना, तो जे और ये, फिर ए, हाँ ये सही है, इसमें सारे आ गए। अगर कोई आपको पूछे कि यज्ञ में कितने वर्ण जुड़े हुए हैं, तो छोटा सा शब्द है ये, पर इसमें 1 2 3 4 5 वर्ण जुड़े हुए हैं। और कई बार इसमें मार खा जाते हैं बच्चे जल्दबाजी में, यज्ञ में कितने वर्ण हैं, तो कोई 2 लिख देगा, कोई 3 लिख देगा, कोई 4 लिख देगा, अलग अलग ऑप्शन, तो आपका 5 आएगा, इसमें 5 है, ठीक है, 5 वर्ण जुड़े हुए हैं। अब अगला प्रश्न देखो, कर्तव्य में कुल कितने वर्ण हैं? इसमें तो विश्लेषण करवाया था, इसने सीधे ही पूछ लिया कितने वर्ण हैं, तो आप विश्लेषण करके ही बताएं, जल्दबाजी में यूं मत देखें। हाँ ज़्यादा अभ्यास हो चुका है, बार बार किया हुआ अभ्यास, तो आप विश्लेषण मत करें, सीधे ही देख लें। मैं तो सीधे देख लूँगा, क और ए 2 हो गए ना, एक रे, ऊपर रे होता है ना, उसके साथ ए नहीं होता, तो ये 3 हो गए ना। फिर आधा तय 4 हो गए ना, फिर पूरा तय तो 5 6 हो गए ना, फिर वे आधा 7 हो गए ना, फिर ये पूरा 8 9 हो गए ना, ये रहा, ठीक है, करके देख लेना इसको। अब है मूर्धन्य का सही विश्लेषण क्या होगा? मूर्धन्य में तो यहाँ देखो आप, मैं आधा और बड़ा ऊ, फिर रे आधा और ए नहीं है इसके साथ, फिर धे आधा और ए है इसके साथ, फिर ने आधा और ए नहीं है, फिर ये आधा और ए है, तो ये देख लो आप,
मैं और ऊ, ठीक है यहाँ तक तो। रे आधा ए है, नहीं रे के साथ ए नहीं है, ए होता तो ऊपर नहीं जाता। अब इसको देखो मैं और ए, नहीं मैं के साथ ए नहीं है, ऊ है, तो ये दोनों कट गए। ये देखो मैं और ऊ, ठीक है। रे के साथ ए नहीं है, ठीक है नहीं है। धे के साथ ए है, ये है। ने के साथ ए नहीं है, नहीं है। ये और ए, ठीक है, ये सही है। तो आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब इधर और देखें कुछ प्रश्न। पृथ्वी में कौन सा वर्ण नहीं जुड़ा हुआ? पृथ्वी में कौन सा वर्ण नहीं है? थे तो है, पृथ्वी है, थे तो। रे, कई सोचते हैं कि ये रे है ना, ये रे नहीं है, ये री ऋषि की मात्रा है, समझ आई बात है। तो ये है, और वे पृथ्वी, वे तो है ही, ये नहीं है रे। आपका ऑप्शन आ गया 2। अगला प्रश्न देखें। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु इस शब्द की बात कर रहा है, इस शब्द में हुआ है तो अनुनासिक चंद्र बिंदु को बोलते हैं। ये देखो चांद पर तो अनुनासिक आता है और चंद्र पर अनुस्वार आता है, ये गौर कर रहे हैं। तो यहाँ तो अनुस्वार का प्रयोग है, ये बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, ठीक है ना। विसर्ग तो होता ही नहीं, विसर्ग तो ये है, ठीक है। तो आपका उत्तर आ गया अनुस्वार। फिर है अगला प्रश्न। संयुक्त व द्वितीय वर्णों का एक साथ प्रयोग किस शब्द में हुआ है? दोनों का एक साथ। तो सच्चा, आधा और पूरा और सेम है, तो ये द्वितीय है। वो तो कह रहा है दोनों का एक साथ होना चाहिए। चिट्ठी, इसमें संयुक्त है, इसमें द्वितीय है, इसमें संयुक्त है। वो कह रहा है दोनों का एक साथ है। तो यहाँ देखो आधा से और वह संयुक्त है, फिर आधा से थे ये नहीं, ये भी संयुक्त ही है। इसमें देखो पकवा, आधा के और वे, तो ये तो हो गया संयुक्त। आधा ने और पूरा ने, ये हो गया द्वितीय। ये उत्तर आपका सही हो गया। अब देखिए अक्षर कौन सा नहीं है? अक्षर मैंने कहा था जो एक ध्वनि एक साथ उच्चारित हो जाए, ठीक है ना, जिसमें 1-2 वर्ण हो सकते हैं, स्वर एक होगा। व्यंजन 1, 2, 3 तक हो सकते हैं, स्वर एक होगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, अक्षर ये भी है और ये भी है। हाँ ये नहीं है, अक्षर नहीं है। जब व्यंजन होते हैं जो हलंत वाले, उनके साथ स्वर जुड़ते हैं तब वो अक्षर बन जाते हैं, ठीक है। अब है विवृत स्वर कौन सा है? विवृत, ये मैंने स्वरों का विभाजन पहले वीडियो में करवाया था, उसका लिंक दे रखा है, मैंने नीचे देख लेना, ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। विवृत स्वर कौन सा है? ए नहीं है, ई नहीं है, ए नहीं है, आ, ये विवृत है, आ, ठीक है। यहाँ देखो संवृत स्वर कौन सा है? संवृत, ई, हाँ ये है, ठीक है। आ तो विवृत है। अगर ये आपके क्लियर नहीं हुआ था तो थोड़ा एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। देखें एक बार, यहाँ देखें स्वरों का विभाजन। स्वर ये है ना, ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है ना, इनका विभाजन करते हैं। तो मूल जो विभाजन है वो 3 ही प्रकार का है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और मैं तो 2 ही मान रहा हूँ, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन कुछ गाइडों में 3 बना रखे हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, किसने 2 विभाजन कर रखे हैं तो किस आधार पर कर रखे हैं और कौन कौन से, और 3 विभाजन कर रखे हैं तो किस आधार पर कर रखे हैं और कौन कौन से करके। ज्ञान सारा होना चाहिए, फिर आप ऑप्शन में आएँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, अगर पूछे स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से करते हैं तो यहाँ आ जाए 2, 4, 5, 6। अब आप कहो स्वरों के तो मैंने 3 पढ़े थे, यहाँ तो 3 ऑप्शन नहीं है, तो 2 पढ़ा है ना, 2 कर दो, लघु स्वर और दीर्घ स्वर 2 कर दो। अब रही बात है यहाँ 3 आए, 4, 5, 6 आए कि स्वरों को कितने भागों में बांटते हो? आप कहोगे स्वर ने तो बताए थे लघु स्वर और दीर्घ स्वर 2 ही होते हैं, यहाँ तो 3 देखें, 2 है ही नहीं, ऑप्शन भी नहीं है, तो 3 कर देना। नॉलेज सारा होना चाहिए 3। अब प्रश्न आता ही है या बात आती है कि दोनों हो, तो 2 भी दे रखे हों और 3 भी दे रखे हों तो कौन से करें, है ना। तो इस तरह की समस्या आती है ना, तो वो आपके अकेले के लिए नहीं आती, जो जितने भी पेपर दे रहे हैं सबके लिए आती है। और ऐसे प्रश्न कोर्ट में पूछते हैं, ठीक है ना, और ऐसे प्रश्नों के बोनस अंक मिल जाते हैं। तो आप टेंशन में ना रहें,
जितनी जानकारी हो सके उतनी लें। मैं मेरी एक बात बताता हूँ। एक प्रश्न आया था जब मैं नौकरी लगा, मैंने एग्जाम दिया था कंपटीशन का, तो प्रश्न आया था इतना सिंपल प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये तो 3rd क्लास का बच्चा बता देगा। लेकिन वहाँ क्या दे रखा था कि संज्ञा के भेद 3, 4, 5 और 2, ये ऑप्शन दे रखे थे। 3 भी दे रखा था, 4 भी दे रखा था, 2 भी दे रखा था और 5 भी दे रखा था। अब मुझे पता था कि संज्ञा को 3 भागों में बांटते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन मुझे ये भी पता था कि 5 में भी बांटते हैं, तेल, घी, दूध, इनको द्रव्यवाचक कहते हैं, सेना, दल, टुकड़ी, फौज, इनको समूहवाचक कहते हैं। तो कुछ 5 भी करते हैं। अब बात आती कि यहाँ अगर 3 नहीं होता तो मैं 5 करके आ जाता, यहाँ 1 होता, यहाँ 5 करके आता मैं, और अगर 5 नहीं होता, यहाँ 3 होता तो मैं 3 करके आता। अब प्रश्न ये है कि सर दोनों हो तो कौन सा करें। तो अब मैंने मेरा दिमाग लगाया कि कुछ 5 भाग करते तो हैं, लेकिन मेरा एक जगह और भी पढ़ा हुआ था कि उन 5 जो 2 भाग रह गए, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, उनको जातिवाचक में ही काउंट कर लिया, मैंने पढ़ा था। तो मुझे पता लगा कि 3 को ही प्रधानता देनी चाहिए। मेरा मन 3 का किया और 3 ही उसका ऑप्शन में चुनकर आ गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका सी ऑप्शन 5 बता रखा था, मेरा तो कट गया वो। फिर कोर्ट में केस चला, रिवाइज रिजल्ट आते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि ये ही सही माना कोर्ट के फैसले के बाद, और 5 वाले ऑप्शन वाले जो पहले खुश हो रहे थे कि हमारा सही हो गया, उनका बाद में गलत कर दिया गया। तो देखो इस तरह के प्रश्न होते हैं ना, तो आप टेंशन में मत रहो। जो डाउटफुल है ना वो आपके लिए नहीं है, वो सारे कंपटीटरों के लिए है। तो आप क्यों परेशान होते हो। हाँ, ज्ञान जरूर होना चाहिए आपको, समझाई बात है। कभी एक बात की पूंछड़ी सी मत पकड़ो कि मैंने तो 5 पढ़े थे, इसमें 5 तो है ही नहीं। अरे 5 नहीं है तो 3 पढ़ा है ना, 3 तो करके आना। समझ में आ रही है क्या बात है। और डाउटफुल होते हैं उनकी परेशानी आप दिमाग पे मत रखो, आप तो फ्रेश माइंड से सारे प्रश्न करो। जो डाउटफुल है वो आपका बेड़ा पार करवाएगा, किसका, जिसने सारी बातें समझ रखी है, सोच कर की है। तो चलो आगे देखते हैं अपने। तो यहाँ मूल रूप से जो है स्वर 2 प्रकार से मैंने बताए थे, एक तो लघु स्वर और एक दीर्घ स्वर। लघु में ए, और एक ये ई छोटी, और एक ये ऊ, और एक री री सी, ये भी लघु में आता है। बाकी सारे दीर्घ में आ जाते हैं, आ, ई, ऊ, ये। और संयुक्त अगर करें तो इन चारों को संयुक्त में मानते हैं, 3 भेद करते हैं। तो ठीक है। अब कुछ विद्वानों ने इनके और भी भेद कर रखे हैं, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, और ओष्ठ, होठ की स्थिति के आधार पर, और मुख की स्थिति के आधार पर। ठीक है ना। अब इनको याद करवा रहा हूं मैं। तो देखें, जिह्वा के आधार पर कुछ स्वर जो होते हैं उनको जीभ के अग्रभाग से उच्चरित होते हैं। वो मतलब अग्रभाग है ना जीभ का, वो सक्रिय रहता है, तो उनको अग्र स्वर कह दिया। और जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है जब उच्चारण करते हैं स्वरों का, तो उन अक्षरों को मध्य स्वर कह दिया। और पीछे का भाग सक्रिय रहता है जीभ का, तो उनको पश्च स्वर कह दिया। जो सरल लगता है, जो दिमाग में जल्दी बैठता है, उसको पहले क्लियर करो। ओष्ठ आकृति के आधार पर तो कुछ तो वर्ण होते हैं जिनको बोलते हैं तो होठ गोलाई ले लेते हैं, ऊ, ऊ, ओ, औ। समझ में आ रही बात। तो ये क्या लेंगे, ये लेंगे वर्ताकार में, और बाकी बचे हुए सारे अवर्ताकार में। तो ये तो होगी समस्या हल। ठीक है ना, इसको बंद कर दो। अब रह गई बात है जिह्वा के आधार अग्र, मध्य और पश्च। तो देखो ए जो है ना, उसको याद रखो, ये मध्य स्वर है, मध्य भाग से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, मध्य स्वर ये। अब रह गई बात अग्र स्वर। तो ये 2 और ये 2, ये अग्र स्वर हैं, यानी जीभ का आगे का भाग इसमें प्रभावी रहता है या सक्रिय रहता है। दोबारा देख लो, ए को आप मध्य में ले लो, 1-2 बार लिखोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगी बात। हम इसके आधार पर कर रहे हैं और इसके आधार पर, बीच वाला तो याद हो जाता है। वर्ताकार और अवर्ताकार वो तो सिंपल है। ठीक है। अब ये 2 रह गए, तो पहले इसको करते हैं हमें। जीवा की स्थिति के आधार अग्र, मध्य और पश्च। तो ए को मध्य में लो, ए मध्य स्वर है। ठीक है। फिर अग्र स्वर में ई और ए ऐ, ये 2 अग्र स्वर में है। ठीक है। अब बाकी बचे हुए सारे पश्च स्वर में आ गए। बाकी क्या क्या बचा, आ, ठीक है, और ऊ, ऊ, ठीक है। उसके बाद में ओ, औ, इनमें एक वो आगत ध्वनि भी कई बार ले सकते हैं। तो ये हो गया आपके पश्च में। समझ में आ रही बात है।
एक बार दोबारा याद करो, अग्रभाग है तो अग्रभाग में ये हैं। अगर यूँ नहीं बैठा तो पहले मध्य को याद कर लो, ये मध्य है ए, इसको याद करो। फिर अग्रभाग में ये और ये दो हैं, दो ये चार हो गए, ठीक है। और बाकी बचे हुए पश्च में आ गए। अब रहेगी बात मुखाकृति के आधार पर समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध, इनको बांटते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी बात है कि आ बोलते तो पूरा मुख खुलता है, विवृत, ठीक है ना। तो इसको आप ले लो विवृत में, ठीक है। ये विवृत है, ये अर्ध विवृत है, यूँ याद रखो, अर्ध विवृत है, ठीक है। औ और ऐ ये जो है ये भी अर्ध विवृत है, अर्ध विवृत है, ए समेत। तो 1 2 और ये ए अर्ध विवृत में है। फिर ये चारों है ना, ये चारों ये समृत है, समृत में, ठीक है। और ये बचे हुए ना, ये वाला और ये वाला, ए ऐ में से पहला और ओ औ में से पहला, ये वाला अर्ध समृत में है, अर्ध समृत। 2-3 बार लिख करके अभ्यास करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये प्रश्न आपके आसान हो जाएंगे। आगे और देखिए कुछ प्रश्न। उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो उत्क्षिप्त मैंने बता दिया, ये जो आगत वर्ण होते हैं ड और ढ, जिनके नीचे बिंदी से लिखती है, ये वाले, ये उत्क्षिप्त होते हैं, ठीक है। तो किस शब्द में आया है? दुख में तो नहीं आया, गढ़ ये आया है, बस आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब आओ अलिजिह्वा वर्ण। मैंने कहा था ना, है सबसे ज़्यादा प्राणवायु छोड़ता है जब उच्चरित होता है। तो अंदर जो काकुल होता है, जीभ के अंदर का भाग एक और छोटी जीभ से होती है, उसको अलिजिह्वा कहते हैं। तो है बोलते हैं तो वो अलिजिह्वा हटती है, तो उसको अलिजिह्वा वर्ण कहते हैं। तो अलिजिह्वा वर्ण है को कहते हैं, ये पड़ा है सीधा ही, ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो गया। फिर है घोष वर्ण कौन सा होता है? इनमें से देखो प म श और थे। पहले तो ये देखो घोष कौन से होते हैं। मैंने बताया था, एक तो घोष होते हैं सारे स्वर ए आ ई वो होते हैं। एक व्यंजनों में बात करें तो तीसरा चौथा पांचवां, तीसरा चौथा पांचवां, यानी क ख को छोड़ दो, च छ को छोड़ दो, ट ठ को छोड़ दो, तो जो तीसरे चौथे पांचवें वर्ण होते हैं वो। अब यहाँ देखो आप, प फ प, ये तो पहला है, पहला तो ए घोष होता है, मैंने बताया था ना, ए घोष, तो इसको छोड़ो, ये तो घोष पूछ रहे हैं। फिर प फ ब भ म पंचम, हाँ पंचम होते ना, ये घोष ही होते हैं, ये रहा आपका उत्तर आ गया। और श ये घोष नहीं होते, ठीक है। हाँ ये रह वे तो घोष होते हैं, पर श ये और है, ये एक थे, तो ते थे, ये दूसरा ही है ना, तो पहला दूसरा तो ए घोष होते हैं। आपका उत्तर यही आ गया। फिर ए घोष वर्ण कौन सा है? ए घोष, तो ए आ ई स्वर तो घोष होते हैं, तो ये तो ए घोष पूछ रहे हैं, ये तो नहीं है। फिर है श, ये जो है ये घोष नहीं है, ए घोष है, और यही हमारा उत्तर हो गया। ये रे लेवे, ये घोष ही होते हैं, और पंचम वर्ण घोष ही होता है, तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। अगर आपकी दिक्कत आ रही है तो मैंने ये समझाए थे, वो वाले वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, दोबारा देख लें अगर रह गए हैं, चूक गए हैं तो, क्योंकि जब तक थोड़ा पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो पेपर करने का आनंद नहीं आएगा। महाप्राण कौन सा नहीं है? महाप्राण मैंने बताया था जिनको बोलने में प्राणवायु ज़्यादा निकले, और एक लोकल तरीका बताया था कि अंग्रेजी में लिख कर देखो, जिसके साथ एच आता है वो महाप्राण हो जाता है। तो यहाँ देखो थे, तो PH ये महाप्राण है। ये कह रहे महाप्राण नहीं है, वो छांटना है, ये तो है, ये हाँ ये है जो महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है, ठीक है। और ये महाप्राण होते तीनों ही, ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, और ये भी और है भी महाप्राण है। ये जो उसमें होते हैं ना, उसमें वो सारे महाप्राण ही होते हैं, क्योंकि इनमें प्राणवायु ज़्यादा निकलती है। और ये अतः है, ये भी है की आवाज़ देता है, तो इसमें भी महाप्राण है। ये महाप्राण नहीं है, वो एक ही है, ये, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। अब अल्प प्राण नहीं है, तो ई तो अल्प प्राण है, ठीक है, सारे स्वर अल्प प्राणी होते हैं, ठीक है। फिर च, ये भी अल्प प्राण है। आप कहोगे CH आता है ना, तो CH ये महाप्राण है, छ और च अल्प प्राण है, ठीक है। मैं ये अल्प प्राण है महाप्राण है, वो कह रहे हैं अल्प प्राण नहीं है, यानी है महाप्राण है, तो ये आपका उत्तर हो गया।
फिर है आगत वर्ण, कौन सा नहीं है? आगत वर्ण जो विदेशी भाषाओं से आया है, ये आया है, ये तो है आगत वर्ण, ठीक है। और फे, ये नीचे नुक्ता है, ये नुक्ते वाले आगत ही होते हैं, दूसरी भाषाओं से हैं, अरबी फारसी से आए हैं, तो ये भी है आगत। वो कह रहे आगत नहीं है, वो छंटो। और ये नीचे अड़, ठीक है ना, ये भी आगत है। हाँ, ये हिंदी वाला है। देखो यहाँ एक तो ये, एक ये तीनों, और इसके साथ ही ये देख लो, और एक ये तो हिंदी का ढ है, ठीक है। और ये हिंदी का ड है, ये तो हिंदी में है। जो 33 व्यंजन है ना, उनमें इनकी काउंटिंग है, इसकी भी काउंटिंग है। ये वो है उंग, क ख ग घ उंग, ये पंचम वर्ण, क वर्ग का पंचम, ये भी हिंदी का ही है, ठीक है ना। ये और ये आगत वर्ण है, इनको उत्क्षिप्त भी कहते हैं। अब आओ इसको, निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर मैंने बताया था ए है, अभी याद किया था हमने, ठीक है। अब आओ सभी पंचम वर्ण कौन से? क ख गे उसका अंग है, और च छ ज ये ट ठ ड ण त थ द न, सभी वर्गों का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनका जो पंचम वर्ण है, पंचम अक्षर, तो सभी पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु, अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था, ठीक है ना। श्रीनिवास ने, महात्मा गांधी ने, काका काल, इन नहीं दिया, बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। मतलब इसका कहना ये था कि आप ये लगाते हो, आप ये लगाते हो, आप ये लगाते हो, आप ये लगाते हो तो वो कह रहा है इन सब की जगह बिंदु ही लगा देना, इनकी जगह पंचम अक्षरों की जगह। तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि ये मान लो सभी में ये, ठीक है, कंठ ये मान लो, तो ये सुझाव दिया था बाबू श्याम सुंदर दास ने। फिर देखो, जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुल जाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वाधिक खुल जाता है आ, तो उसको विवृत कहते हैं, ये रहा, ठीक है। अर्धस्वर वर्ण कौन सा है? अर्धस्वर मैंने कहा था ना, जो अंतस्थ होते हैं, ये रे ले वे, उनमें ये और वे दो अर्धस्वर होते हैं, ये और वे, ये अर्धस्वर है, ठीक है। अब 2-3 एक प्रश्न और देखें, वो दिमाग वाले हैं थोड़े से, उनमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, वो देखें। ये प्रश्न देखें, निम्नलिखित स्वरों में से किस स्वर की ध्वनिगत विशेषताएं गलत लिखी हुई है? तो यहाँ पहले ऊ की बता रहा है वो, पश्च स्वर सही है, संवृत है ऊ, हाँ, हर्षव है, हाँ हर्षव ही है, वर्ताकार भी है, ऊ बोलते हैं तो पता लग जाता है। ई अग्रस्वर है, ठीक है, संवृत है, हाँ सही है, ई संवृत है। दीर्घ, हाँ ई दीर्घ भी है। अवृत्ताकार, हाँ मुख गोलाई नहीं पकड़ता, सही है। गलत है वो बताना है, ठीक है। ये तो सारे सही आ रहे हैं। ए को देखो, अर्धविवृत, अग्रस्वर नहीं, अग्रस्वर नहीं है ये, ठीक है, मध्य स्वर है, मैंने बताया था। तो एक गलती पकड़ ली, गलत है वो यही है, क्योंकि दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ओ पश्च स्वर है, अर्धसंवृत है, दीर्घ है ओ, और वृत्ताकार भी है, ठीक है। अब ये देखो, निम्नलिखित व्यंजन में से किस व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं सही है? को च ए घोष है, अल्पप्राण है, ठीक है, पहला दूसरा तो ए घोष होता है, क ख च छ, ठीक है, अल्पप्राण है, ठीक है, 6 महाप्राण होता है, तो ये तो अल्पप्राण है। कोमल तालु ये नहीं है, कोमल तालु क ख ग उनको बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ ये गलत हो गया। स्पर्शी संघर्ष ये है, स्पर्श संघर्षी भी है, क्योंकि च छ ज ये 5 जो है ना वो स्पर्श संघर्षी माने गए हैं, ठीक है। तो इसमें एक गलत हो गया, सही की बात कर रहा है, एक गलत हो गया ना, तो फिर ये पूरा ही गलत मान लेंगे, ठीक है, इसको तो हटाओ। अब रहेगी बात वह घोष है, सही बात है, ये रले वह घोष ही होते हैं। अल्पप्राण भी है, ये रले वह अल्पप्राण होते हैं, ठीक है, स्पर्श नहीं होता ये, तो ये गलत हो गया। ओष्ठी है, ठीक है, एक गलती इसमें आ गई, तो ये भी ऑप्शन हट गया। फिर है ए घोष नहीं, घोष होता है ये, तो ये गलत हो गया। काकल्य है, निरुनासिक है, महाप्राण भी है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये बच गया हमारे पास क्या?
ये घोष है, अल्प प्राण भी है, मूर्धन्य भी है और उत्क्षिप्त भी है। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। अब कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, क ख ग गंग और ए बी सी डी ई, तो इनको मिलाना है और ये आपके उत्तर है ए ब स द, इनमें से एक छांटना है। ठीक है, तो पहले आप मिलाओ, जो सरल लग रहा है, जो पक्का है, ध्यान में है, उसको पहले कर लो। लुंठित, लुंठित क्या बोलते हैं, रे को, तो क के साथ सी आना चाहिए, ये क के साथ सी, ये सही है, पहली बार में पकड़ में आ गया। क के साथ ए नहीं आएगा, लुंठित है नहीं है, ये नहीं आएगा तो कट गया ये। और फिर क के साथ ई नहीं आएगा, ले लुंठित नहीं होता, ले तो पार्श्विक है। ठीक है, क के साथ डी नहीं आएगा, लुंठित श ये लुंठित नहीं होते, तो पकड़ में आ गया यहीं पर। ठीक है ना, बाकी अब मिलाना चाहो तो मिला लो। लुंठित को प्रकंपित भी कहते हैं। ठीक है ना, दो नाम है इसके रह के, तो ये इसके साथ आ गया। पार्श्विक वर्ण ले को बोलते हैं, तो ये पार्श्विक के साथ आ गया, यानी ख के साथ ले आ गया, यानी ख के साथ ई आ गया, तो ये ई हो गया। ठीक है, फिर काकल्य, काकल्य है होता है, तो ग के साथ ए आएगा, ग के साथ ए आ गया, ये भी ठीक है। फिर वत्स्य, इसमें मैंने कहा था न ले से ये होते हैं, और कई जय और रे भी मानते हैं, तो सरल जन यूं करके मैंने बताया था एक उदाहरण समझाते समय, तो फिर ये आ गया, यानी कि घ के साथ बी आएगा। ठीक है, घ के साथ बी, ठीक है। फिर उसमें, उसमें ये होते हैं, श है, ये उसमें होते हैं, यानी अंगय के साथ डी आएगा, तो इसके साथ डी आएगा। ये आपका ऑप्शन आ गया, बाकी कट गए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।